बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। शहर की सब बातों और सिटी एटेन में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 24 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 28 और 9 बजे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी डेंगू के हवाले से है। मजीद 68 मरीज अस्पतालों में दाखिल हो गए, जबकि दूसरी तरफ सर्वेलेंस की गई तो डिफेंस के 8000 घरों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। चने दाल महंगी, मसूर माश और मूंग सस्ती हो गई। दूध 70 रुपए लीटर और दही 85 रुपए फी किलो में मिलेगा। असातिज़ा की भर्ती के लिए एमफिल पीएचडी के इजाफी नंबर्स खत्म कर दिए गए। और सीपैक मंसूबे ने पाक चीन ताल्लुकात को नई जहद अता की है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स शाहिद सिप्रा और जुनैद रियाज मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि आज की स्टोरीज के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। सबसे पहले तो डेंगू के हवाले से आज की हमारी लीड स्टोरी। मजीद 68 मरीज जो है वो अस्पताल पहुँच गए और डिफेंस का इलाका जो कहा जा रहा था बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगू पाया जा सकता है, 8000 घरों से डेंगू मिला है। देखिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब देखें आज से 2-3 साल पहले जब डेंगू आया और श्रीलंकन टीम यहाँ पे उन्होंने विजिट किया, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि डेंगू की जो अफजाइश है, जो इसको परवान चढ़ती है, जहाँ से ये आपके पोश इलाके हैं, साफ़ पानी है, जो साफ़ जगह हैं, टम्परेचर जो है उसको एक ख़ास टम्परेचर चाहिए उस मच्छर को, तो ये उस जगह पे होता है। अब मुझे ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कहा था कि जिस घर से लार्वा बरामद होगा हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उससे फ़ाइन लिया जाएगा। लाखों रुपए में वो फ़ाइन भी था। अगर DHA में इतने सारे हज़ारों घरों में डेंगू लार्वा बरामद हुआ है तो वो किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं, आज तक वो बात तो सामने नहीं आई। अगर आगाज़ हुआ था, इसमें लिखा है स्टोरी में कि 6 सितंबर से बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और दीगर जो सर्विलेंस टीमें हैं वो DHA और दीगर जो पोश इलाके हैं वहाँ पे जाके सर्विलेंस कर रही थी, जिसके नतीजे में 8000 घरों में ये लार्वा बरामद हुआ। अगर आगाज़ में ही उनको मालूम हो गया था कि इन पोश इलाकों में, जैसा कि ऑलरेडी इंटरनेशनल जितनी भी स्टडी है उसमें ये नज़र आया है कि पोश इलाकों में ये फैलता है, साफ़ पानी से इसकी अफजाइश होती है, तो शुरू में अगर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते, आवाम को अलार्मिंग सिचुएशन बताई जाती तो ये हालात ठीक होते हैं। मुझे याद है कि जब ये डेंगू मच्छर हुआ और हज़ारों की तादाद में लोग जो है हॉस्पिटल्स में गए, उसकी वजह से अमवात भी हुई, उस वक्त गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव नज़र आई, आवाम ने साथ दिया, सफाई हुई। आपके जो एयर कूलर्स थे, आपके जो पौधों के गमले हैं, ये वही चीज़ें हैं जहाँ पानी जमा रहता है जो आप निकाल नहीं सकते और 5-6 दिन बाद जो है लार्वा वहाँ बनता है और उसके बाद मच्छर की अफजाइश हो जाती है। टायर शॉप जो है आपकी वहाँ पे, अब वो रेट्स खत्म हो गए, अब वो चीज़ें नज़र नहीं आती। अच्छा, अभी भी साहब अभी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ जगह पर सर्वेलेंस की जा रही है और कोई एक महीना भी ऐसा नहीं रहा जहाँ सर्वेलेंस ना की गई हो। अब मसला डिफेंस का आ रहा है और डिफेंस एक ऐसा इलाका है जहाँ पर अगर डेंगू टीमें जाती भी हैं तो उनको घरों में दाखिल नहीं होने दिया जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती, पैम्फलेट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। ज़ाहिर है आपको पता है कि डिफेंस में कौन सी क्लास रहती है और वो शायद इन चीज़ों को बॉदर नहीं करती, तभी 8000 घरों से लार्वा बरामद हुआ। बाकी शहर से क्यों नहीं हुआ, बाकी जगहों पर क्यों नहीं हुआ? बॉदर क्यों नहीं करती? आपका कानून है वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। बात रही कि ये जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं ये ज़्यादा समझदार क्लास है, इसको ज़्यादा समझना चाहिए, बजाय कि आपका जो गुंजान आबाद इलाका है या मतवसत जो तबका है उसको समझाने में आपको मुश्किल होती है। यही टीमें जब मक्का कॉलोनी में या गुंजान आबाद इलाकों में जाती थी तो वहाँ पर अवेयरनेस देना या लोगों को इस बारे में आगाही देना मुश्किल होता था। लेकिन ये वो क्लास है जो सिर्फ टीवी से या अखबार के इश्तिहारात की मदद से अगर वो पढ़ लें और उनको करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से 8000 उसके खिलाफ कराएं, FIR करवाएं। आपने कानून जब बनवाया है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको फाइन होना चाहिए, लाखों रुपए फाइन है। ये अगर 8000 घरों में निकला है तो मुझे दिखाएं 8000
खानदानों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करवाया, क्यों नहीं करवाया? अगर आगाज में 2, 3, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता और उसकी तशहीर होती, मीडिया उसको हाईलाइट करता, लोगों को अवेयरनेस मिलती कि डेंगू लार्वा जो है परवान चढ़ रहा है, हमने इससे एक तो रोकथाम करनी है, दूसरा इस पर कानून जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है, हमें कानून के कटहरे में आना पड़ेगा। तो वो फाइनली क्या होना था कि ये हालात नहीं होने थे। अब क्या होगा, अगर इस सीजन में अब टेम्परेचर डाउन हुआ, अगर इस सीजन में बारिश होती है और बारिश के बाद ये हालात है, तो ये ज्यादा फैलेगा और गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगी, पब्लिक उससे सफर करेगी। बिल्कुल जुनेद, आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, ये रवां साल की बात की जाए तो 1100 मरीज़ों की तादाद जो है जो कि काउंट की गई है कि 1100 जो डेंगू के मरीज़ हैं मुतासरा, वो हॉस्पिटल्स में डिफरेंट जो है उनका इलाज हुआ, और 8000 जो घर हैं वो 1.5 माह के दौरान जो है ये फाइंड आउट हुए हैं। असल में जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर ना तो घरों में फवारे हैं, ना ही आबशारे हैं, ना ही स्विमिंग पूल हैं, क्योंकि वो घर इतने बड़े नहीं हैं। ये चीज़ें आपको डिफेंस में मिलेंगी क्योंकि वहाँ पर 2-2 कनाल के घर हैं, बड़े घर हैं, और वो बॉदर नहीं करते। एक तो अपने आप को एक लीड क्लास समझते हैं, तो वो इन चीज़ों को ऊपर बॉदर नहीं करते, ना ही जो है वो ज़िली इंतज़ामिया के साथ तावन करते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी वजह यह है कि जब तक हम खुद जो हैं बतौर शहरी इस चीज़ को परवाह नहीं करेंगे, तब तक जो है ये डेंगू लार्वा जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता, और मुतासरा भी वो खुद लोग होंगे जो उस इलाके के रिहायशी हैं। तो इसके लिए इसको सीरियसली जो है इसको देखना पड़ेगा, और वहाँ के रिहायशी, वहाँ की सोसाइटी और इंतज़ामिया को ये देखना पड़ेगा, और ख़ुसूसी तौर पर वहाँ पर स्प्रे और बाकायदा इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन रिहायशियों को खुद भी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो अपने घर में देखें, छत पे देखें, स्विमिंग पूल जो आबशारें बनाई हुई हैं ख़ुसूसी तौर पर खूबसूरती के लिए, उन चीज़ों में देखें, वहाँ पे पानी खड़ा है उसकी सफाई करें, तभी जो है इसके और ज़्यादा जो लॉन के एरियाज होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो भी यहीं पर देखे जाते हैं। अब घर वालों ने खुद तो चेक करना नहीं है, वही जुनेद वाली बात कि इतने बड़े बड़े घर हैं कि घर वाले खुद तो बॉदर नहीं करेंगे जाके चेक करना, उनके मुलाजिमीन ने चेक करना है, वहाँ पर जो गार्ड्स हैं उन्होंने चेक करना है। अब आगे से ताउन भी तो होना चाहिए ना, अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम्स जा भी रही हैं और आगे से वो लोग बॉदर नहीं कर रहे, ताउन नहीं हुआ, 8000 घर पकड़े गए। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अब कानून साजी हो गई तो फिर क्या कार्रवाई की इसके खिलाफ? हाँ देखें, कानून के कटहरे में आप लेके आए, क्यों नहीं? मैं बताएं, आप बताएं शालामार के इलाके में कई घरों में, बागबानपुरा, धर्मपुरा के कई इलाकों में पकड़ा गया, आपने चुप करके लार्वा पकड़ा, रिपोर्ट बनाई, आपने मुकदमे दर्ज करवाए हैं। वहां पे उन लोगों को नहीं बताया गया, सिर्फ इतना बताया गया कि खानदान का सरबराह कौन है, उसका नाम लिया और जाके FIR दर्ज करवा दी। क्या ये पोश इलाके और गुंजान आबाद इलाके, आप कैनाल रोड को अगर आप बेसिक रख के 2 अतराफ में इसको तकसीम करने जा रहे हैं तो फिर ये मुश्किल होगी। अब क्या मच्छर क्या कहेगा कि मैं गुलबर्ग और डिफेंस और यहाँ पे रहूँगा, क्या इस साइड पर कन्वर्ट नहीं होगा, धर्मपुरा या दूसरी साइड पर नहीं आएगा? देखें, जब ये फैलेगा तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगी, पब्लिक को नुकसान होगा, पब्लिक को वो 2-3 साल पहले याद रखना पड़ेगा। 8000 घर नहीं है, आप एक घर जिससे लार्वा मिला है उसके कुतर में देखें तो इर्द गिर्द के तमाम 12 घर इस तरफ, 12 घर इस तरफ, पीछे और आगे, वो तमाम रेडियस जो है वो जो है वो उस अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाता है कि वो मच्छर वहाँ भी जा सकता है। सो 8000 का मतलब कि कहाँ वो मच्छर फैलेगा और किस किस को डेंगू से जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। हर बंदा सफ़र करेगा। मेरी बात सुने, DHA की बात हो रही है, DHA अथॉरिटी कहाँ पे ऑन बोर्ड लिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने? अब मुझे बताएं, एक तरफ ठीक है, आपने पहले आप एक पॉइंट रेज किया कि आप ताउन नहीं करते, टीमों को अंदर नहीं जाने देते। कैसे पॉसिबल है कि रियासत की टीम आए और आप उसके साथ ताउन ना करें? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान है, आपको पता है, यहाँ पर सब कुछ होता है। लाहौर है जहाँ पर बासर शख्सियात होती हैं, फिर जब एक फोन कॉल आ जाता है तो आप इस चीज को भी बॉदर नहीं करते। नहीं करना चाहिए लेकिन होता नहीं है। फिर आप ये कैंपेन छोड़ दें, फिर ये लाखों के इश्तिहार देने छोड़ दें, फिर ये टीमें जो हैं और फिर उसके बाद आदाद शुमार की गेम जो है करना छोड़ दें। आप सामने लेके आए उन लोगों को। मेरी बात सुने, एक टीम अगर गई है 400 घरों से रोजाना लार्वा मिल रहा है तो देखें कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। और अभी तक गवर्नमेंट इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि डेंगू जो है वो दोबारा से रीस्ट्राइक कर रहा है। उस तरह से हर चीज पर ये कहा जा रहा है कि चीजें अंडर कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है। तो ये 8000 घर टीमों का आदाद शुमार है, अगर इसको भी नहीं मान रही तो फिर मेरे ख्याल में वही बात होती है कि वो CM नोटिस लेंगे, फिर सब एक्टिव हो जाएंगे, वही विजिट करेंगे, उसके बाद सब एक्टिव हो जाएंगे। अदरवाइज जी यकीनन रोज़ाना की बुनियाद पर 450 घर ये बहुत बड़ा फिगर है। और वजह यही है कि पाकिस्तानी कल्चर है, जब अब इंतज़ामिया जाती है तो
जो मर्द हजरात हैं वो तो ज़्यादातर ड्यूटी पे गए होते हैं, तो ख़वातीन जो हैं वो उन्हें इजाज़त नहीं देती, वो ये भी मसाइल सामने आते हैं। सही है, लेकिन बात वही आ जाती है कि कानून जब बन गया तो फिर कानून सबके लिए है। कानून के लिए कोई अमीर गरीब, कोई बासर और कोई गरीब तबके का से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स नहीं हो सकता। कानून तो सबके लिए। फिर अगर FIRs नहीं दर्ज कराएं तो क्या कार्रवाई की गई, ये भी बताया जाए। नाज़रीन, हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी शाहिद, कुछ चीज़ें सस्ती हो गई, कुछ महंगी हो गई। अब तमाम रेट जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद होता है या नहीं? नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मुझे ये बताएं, अब इस सीज़न में आके यहाँ पे ये अलमिया है, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जब भी कोई त्यौहार आता है ये चीज़ें महंगी की जाती हैं। आप सिर्फ दाल की देख लें, आप दाल चना का इसमें ज़िक्र किया हुआ है। दाल चना को आपने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है कि दाल चना बारीक और दाल चना मोटी। अब उस पर एक 20 रुपये आपने फ़ी किलो इजाफ़ा कर दिया, एक में 18 रुपये फ़ी किलो आपने इजाफ़ा कर दिया। क्या मुझे ये बताएं कि ये अशिया ज़रूरी हैं, हर घर में इसकी ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं और इसकी कीमतें आप देख लें कि 160 रुपये, 205 रुपये फ़ी किलो, 154 रुपये फ़ी किलो, 150 रुपये फ़ी किलो से कम कोई चीज़ भी नहीं है। तो एक आम जो शहरी है जिसका 12 या 15 हज़ार रुपये पर मंथ जिसकी सैलरी है और उसने बच्चों को भी पढ़ाना है, उनकी फ़ीसिस भी देनी है, उसने घर भी चलाना है, बिजली और गैस के बिल भी देने हैं, तो वो किस तरह गुजारा करेगा? इस पे जब बात करते हैं करियाना मर्चेंट से, वो कहते हैं जी हमें मार्केट से महंगी आती है। मार्केट से जब बात होती है तो वो कहते हैं जी हमें किसान महंगे दामों बेचता है। ऐसा नहीं होता। अगर गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल रखे, गवर्नमेंट एक रेट मुकर्रर करे, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। आगाज़ कहाँ से होता है? किसान आपको सहूलियात फराहम करता है, किसान ये सारी चीज़ें सब्ज़ी हो जो भी हो वो उगाता है, उसके बाद उसने आपको मार्केट में देना है। आप उसको बिजली का बिल है वो आप ज़्यादा भिजवा देते हैं, खाद है उसका रेट आपका मुकर्रर को नहीं, खाद आप उसको महंगे दामों देते हैं। जब वो इसका बीज खरीदता है पानी उसको नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें बेसिक वहाँ से बनती हैं और एट द एंड कौन सफ़र कौन होता है? आम शहरी जिसने इसको ख़रीदना होता है। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, मुझे बताएं इससे पहले कितनी दफ़ा नोटिफिकेशन हुआ है? आप जो ज़ख़ीरा माफिया है, आप जो सारे लोग जो बैठे हुए हैं, इनको आप कंट्रोल कर सकें? कभी भी ग्राम फरोशी नहीं कर सके। आप रमज़ान मुबारक में नहीं कर सके। आपने मजिस्ट्रेट्स को लगाया, आपने पुलिस के SPs को लगाया, वो जाते रहे सब्जियों की दुकानों पे, प्याज के रेट चेक करते रहे, DIGs जाते रहे, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सके। तो आप आम रूटीन में जब ये आप सिस्टम चल रहा है तो किस तरह कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। इस पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो टाउन्स बनाए हुए हैं उनके अंदर जो उनका सिस्टम है, फूड कंट्रोल का सिस्टम है, ये प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो है, उस पर अगर अमल दरामद हो, इनकी चेकिंग हो सकता है। अदरवाइज़ ये बस नोटिफिकेशन तक रहेगा। ये नोटिफिकेशन अब तक कल हुआ है और आज तक तमाम जो करियाना मर्चेंट स्टोर हैं वहाँ पे ये अवेज़ा हो जाएगा। कोई भी नहीं देखता उस तरफ। कोई एक आध बंदा होगा जो उस नोटिफिकेशन को देखेगा या उनसे पूछ लेगा कि गवर्नमेंट ने ये रेट मुकर्रर किया। आगे से उनके 100 बहाने होते हैं और फिर आम को उस तरह से तो मिलता नहीं है। जी, ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ बहुत बड़ा माफिया है। इससे पहले जब दालें जो हैं हम बाहर भिजवाते थे, अब हमें मजबूरन बाहर से दालें मंगवाना पड़ती हैं, और जब कोई दाल सस्ती होती है उसको उसके ज़ख़ीरा कर लिया जाता है और दूसरी जो है वो महंगी कर दी जाती है। और हमेशा से जो यही रवायत रही है, और इस हवाले से जो है बाकायदा जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी जानब अगर दूध दही की बात की जाए तो वो लाहौर में अगर किसी भी जगह देखा जाए तो इसका रेट तो मुकर्रर कर दिया गया 70 रुपये और 85 रुपये दही मिला करेगा, लेकिन हकीकत में ये असली नहीं मिलता। मतलब अगर तो गाय को टीका लगा के लिया जाता है और वो उस कट्टे के लिए भी जो कि वो दूध फीड करता है उसके लिए भी जो है ये नुकसानदेह है। तो ये इस हवाले से भी जो है इकदाम करने की ज़रूरत है कि मतलब चीज़ें जो हैं वो आप आज तक सरकारी नेटनामा जो सब्जी और फलों के लिए आता है, हाँ, आप उस पर तो अमल दरामद करा नहीं सके। हर रोज हम अपडेट लेते हैं सब्जी मंडी से, कहीं पर उसके मुताबिक सब्जी और फल फरोख्त नहीं होती। आप इतवार बाजार में नहीं करवा सकते। आप इतवार बाजार तो टाउन लगाती है ना, हर जगह पे हर जगह टाउन लगता है, आप उसमें नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकते। उसकी वजह क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपस में मिली भगत से हो रही होती हैं। जो ग्राम फरोश हैं, उसके बाद जो टाउन का अमला है और आगे जो उसको बेचने वाला दुकानदार बैठा है, ये सब ट्रायंगल बना होता है, ये सब इकट्ठे होते हैं, उसकी बुनियाद पर इशारा किया जा रहा होता है। मुझे ये बताएं कि इन्होंने कहा है कि 70 रुपये लीटर जो है वो दूध है। 70 रुपये लीटर आपको खालिश दूध कहाँ से मिलता है? जो खालिश दूध बेचते हैं, जो ग्वालों से जाके लेके आते हैं लोग, उनको 105 रुपये या 110 रुपये फ़ी लीटर मिलता है।
ये वो दूध है जिसमें पानी मिला होगा, जिसमें पाउडर मिला होगा। अब तो खैर मुझे फूड अथॉरिटी भी नहीं नजर आती, पहले तो नजर आता था कि इतने 20 दुकानें सील कर दी हैं, 15 दुकानें सील कर दी हैं। फूड अथॉरिटी की तरफ से तो कार्रवाई की जा रही है। कल 1500 लीटर जो है वो दूध पकड़ा गया, मुझे ये बताएं, और आपने उसको जाया किया कि मेरा एक क्वेश्चन है, आप पब्लिक कॉल्स ले लें, पब्लिक से पूछ लें, उनको जो दूध शहर में मिल रहा है 70 रुपए फी लीटर, वो ठीक है? कभी भी नहीं ठीक हो सकता, पॉसिबल नहीं है, खराबी तो पॉसिबल नहीं है। लोग बेचारे पैसे लेकर फिर रहे हैं कि हमें खालिस दूध बता दें कहां से मिलता है। 70 रुपए लीटर आप दूध, खालिस दूध बेचें, पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं कोई बेचेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। और एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी आगे बढ़ेंगे। अगली हमारी टॉप स्टोरी असातिज़ा की भर्ती के लिए एमफिल पीएचडी के इजाफे है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। जुनेद आपसे शुरू करेंगे, चूँकि पहले भी ये बात हुई थी कि एनटीएन के टेस्ट के बाद जो है वो जिन्होंने एमफिल या पीएचडी की हो उनको इजाफी नंबर्स दिए जाते हैं, अब वो ख़त्म कर दिए गए हैं। क्या मामला है, क्यों ख़त्म किए गए? असल में देखा जाए तो अगर किसी ने डिग्री की हुई है एमफिल पीएचडी, तो एक्चुअली बात यह है कि महकमा स्कूल एजुकेशन को 5000 रुपये एमफिल के ऊपर, और अगर पीएचडी टीचर है तो 10,000 रुपये माहाना उसको इजाफी तौर पर देना पड़ता था। एक तो ये वजूहत हैं। दूसरी वजूहत ये है कि एमफिल पीएचडी जो असातिज़ा हैं वो स्कूलों में पढ़ाना पसंद नहीं करते। वो बाद में अगर उनको यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में लेक्चरशिप मिल जाती है तो वो छोड़ जाते हैं। तो यही वजह है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने अब जो पॉलिसी जारी की है 2016-17 की, उस पॉलिसी में एमफिल और पीएचडी के जो 5-5 नंबर इजाफी तौर पर इंटरव्यूज़ में दिए जाते थे वो ख़त्म कर दिए हैं। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो यानी कि अब तमाम इक्वल हो गए हैं, उनका पीएचडी या एमफिल होना नहीं करना है कि वो अपेयर ही ना हो, या कोई और वजह है? हौसला शिकनी भी हो सकता है, और दूसरी वजह ये भी है कि वो बाद में उनको ये एतराज़ है कि ये पढ़ाते नहीं हैं, छोड़ जाते हैं जॉब महकमा, और फिर इनको नई भर्तियां करनी पड़ती हैं। यानी कि आप पीएचडी और एमफिल जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे मास्टर्स के, जितने नंबर्स उनके हैं मेहनत के जरिए उतने ही इनके आएंगे, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे। सिप्रा साहब आप किस हद तक अग्री करते हैं? देखें मेरी बात सुने, ये बात बड़ी अजीब सी है कि एमफिल या पीएचडी जो स्कॉलर है वो आपका स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, तो आप उसको हाई पोस्ट दे दें, पढ़ाए तो सही ना। ये क्या बात हुई कि वो पढ़ाना ही नहीं चाहता? अगर उसने लेकिन ये बात कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है कि आपको जब यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में लेक्चरशिप की जॉब हो जाती है तो आप छोड़कर चले जाते हैं। उसी तरफ जा रहा हूँ ना, वो फिर क्या होगा कि आप गवर्नमेंट जॉब फिर छोड़ के लेक्चरशिप पे चले जाएंगे, और फिर फी लेक्चर आपको पैसे मिलेंगे, और पैसे भी आप ज़्यादा कमा लेंगे, और लेक्चर भी आपको देना पड़ेगा 40 मिनट का, और उसमें से आप 25 मिनट या 20 मिनट्स आप लेक्चर दे के आप फारिग हो जाएंगे, उसका आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा इकदाम है। अगर उन्होंने कहा है कि ये, इससे क्या होगा कि एक तो पैसे अपनी जगह पे, गवर्नमेंट को पैसे देने का कोई इशू नहीं है कि आप पैसे देते हैं नहीं देते, और 5000 या 3000 ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। बात यह है कि एमफिल और पीएचडी स्कॉलर जब अपेयर ही नहीं होगा इसमें, तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि एमएससी या एमए का जो होगा स्टूडेंट होगा, उसको जब आप भर्ती करेंगे और उसकी स्टडी ऑलमोस्ट वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, और आपकी ज्यादा शरह जो है वो यही होती है कि एमए या एमएससी तक आपकी आप ज्यादा कंज्यूम कर सकोगे, क्योंकि एमफिल और पीएचडी जो है आपको मजीद नौकरियां मिल सकती हैं। उसके बाद जॉब सर्चिंग में आप चले जाते हो, आप जॉब सर्च करते हो, मुझे जॉब मिले, आपका एक मकसद होता है कि मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। ये बात बिल्कुल सही है शाहिद सिप्रा साहब कि जो एमफिल पीएचडी जो टीचर स्कूल में भर्ती किए जाते हैं उसके ऊपर एमए जो है वो हेडमास्टर लगा दिया जाता है, हेडमिस्ट्रेस लगा दी जाती है, और वो एमफिल पीएचडी टीचर को कहती है कि कच्ची क्लास को जाके पढ़ाओ, या प्राइमरी क्लास को जाके पढ़ाओ, या क्लास 2 को पढ़ाओ। तो ऐसी उनको जो है वहाँ पर किया जाता है उनके साथ सलूक के वो मजबूरन जो है वो छोड़ स्कूल। तो यानी कि दोनों तरफ से ये एक अच्छा इकदाम है कि अब मास्टर की डिग्री जिनके पास है वो डिग्री होल्डर्स जो है वो ज़्यादा अपेयर होंगे और चांसेस उनके ज़्यादा होंगे नौकरी लेने के, और दूसरी तरफ एमफिल और पीएचडी जहाँ बिलोंग करते हैं, जहाँ पर कॉलेजेस यानी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर उनको उनकी तालीम के मुताबिक पे भी किया जाता है और वो पढ़ा भी सकते हैं, तो वो उस तरफ चले यकीनन। और उनको मतलब स्कूल में ये होता है कि सुबह 7:30 बजे पढ़ाना शुरू किया तो आपको 2:30 बजे तक टाइम नहीं मिलता, आपने हर क्लास पढ़ानी है। और लेक्चरशिप में ये होता है कि आपने पूरे दिन में 2 लेक्चर दिए और आप फ्री हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी तरफ ख़राब नताइज देने वाले 71 स्कूलों के हेडमास्टर्स जो हैं वो डिवीजन बदल कर दिए गए हैं। कितना रोल होता है ख़राब रिजल्ट देने का स्कूल के हेडमास्टर का और टीचर का? यकीनन जो 9th क्लास में जब बच्चे अपीयर होते हैं, अगर 100 बच्चों ने इम्तिहान दिया तो 10वीं जमात में अगर वो 40 या 50 रह गए हैं तो इसमें टीचर की खामी है कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, बच्चों को पास नहीं करवाया। तो वही ये टीचर्स हैं, एक तो ड्रॉप आउट जिनकी तादाद कम हुई 10वीं क्लास में, और दूसरा बोर्ड में वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाए, और ये वही टीचर हैं जिनको ट्रांसफ़र किया गया है और 71 तादाद बनती है और इनको डिवीजन बदल किया गया है।
और तकरीबन इससे पहले ग्रेड 19 और 18 के जो हेडमास्टर्स थे उनको तब्दील किया गया, जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा, और अब ग्रेड 17 के ऑर्डर हुए हैं जो गुज़िश्ता रोज़, जिसमें 71 जो स्कूल सरबराहान हैं उनको तब्दील किया गया, क्योंकि उनके स्कूलों में बच्चों की तादाद रोज़ बरोज़ कम हो रही थी और नताइज जो थे वो 0% थे। और इनकी तादाद तकरीबन लाहौर में 2 हैं और ये ओवरऑल पंजाब में जो है वो ट्रांसफर किया क्या गया। इनको ये समझ नहीं आता कि टीचर्स और हेडमास्टर्स के बजाय हमारा जो निसाब है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है? दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, सेमेस्टर सिस्टम आ गए, डिफरेंट कोर्सेज आ गए, हम अभी तक वही एनुअल रट्टा सिस्टम में चल रहे हैं और बच्चों को मजबूर कराया जाता है कि वही किताब में जो ये एक पैरा लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक आप रट्टा मार लें और दैट्स इट। टीचर्स भी उसी तरह से चेक करने वाले, तो क्या एजुकेशन सिस्टम तब्दील होना ज़रूरी नहीं है? बहुत ज़रूरी है। देखें मेरी बात सुने कि आप बिल्डिंग बना नहीं सकते, आप इमारत बना नहीं सकते, आप स्कूल में सहूलियात फ्राहम कर नहीं सकते, तो आप निसाब को किस तरह तब्दील कर सकते हैं? वो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा इकदाम होगा। उसके लिए क्या होगा कि आपने जो 80s में या 70s में या 90s में जो आपने ये हेड मास्टर्स वही हैं जो तब टीचर भर्ती हुए थे, उसके बाद इनकी प्रमोशंस हुई, तरक्कियाँ हुई और आज ये हेड मास्टर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो उन लोगों ने तो वो स्टडी ही नहीं किया हुआ। आप अचानक अगर आज आप निसाब चेंज कर देते हैं या अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज कर देते हैं तो उसके लिए आपको सारा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको भर्ती करना पड़ेंगे, असातिज़ा वो भर्ती करना पड़ेंगे जिन्होंने आज के मॉडर्न जो एजुकेशन है। लेकिन अच्छा चलें, आप दुनिया में ना जाएं, आप पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, आपके अपने मुल्क अपने शहर में प्राइवेट स्कूल भी तो मौजूद हैं जो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। आप दोनों का कंपैरिजन करके देख लें, क्यों नहीं हम कर सकते? वज़ीर आला दावे तो बहुत करते हैं कि मेयार तालीम जो है वो प्राइवेट स्कूलों के लेवल पर ले आएंगे, किस तरह से लेकर नहीं लेके आएंगे ना। आप अपने गवर्नमेंट स्कूल जो आप एनजीओ को देते जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल्स को बूस्ट करने के बजाय आप गवर्नमेंट को देते जा रहे हैं। दूसरी बात, इस खबर की अगर मैं बात करूं तो चेहरे तब्दील करने से तब्दीली नहीं आएगी। ये वही लोग हैं जो एक स्कूल से आपने उठा के दूसरे स्कूल में डाल दिया, रिजल्ट वही रहेंगे। इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी करें, इनको सजाएं दें और उसको इनसे जवाब लिया जाए कि अगर कांस्टेंट एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जो स्कूल लेवल पर चलता रहे। जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शाहिद सप्रा, जुनैद रियाज, आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले मैं आपको सेल्स और प्रमोशंस बताऊंगी जो शहर भर में लगी हैं बचत बाजार में। जी, बचत बाजार में सबसे पहले आपको बताएंगे ईगो पर सेल लगी है और ईगो पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। ईगो के बाद हमारे पास ब्रांड है क्रॉसरोड्स और क्रॉसरोड्स पर आपको अप टू 30% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में जी डालडा कनोला ऑयल है और अगर आप उसके 3 लीटर्स वाली बॉटल्स ले रहे हैं तो रिटेल प्राइस बनती है 680, प्रमोशनल प्राइस है 599, आप 81 रुपीज़ बचा सकते हैं। उसके बाद है जी फिलिप्स ड्राई आयरन है HD 1172, रिटेल प्राइस 2175 रुपीज़, प्रमोशनल प्राइस 1749, आप 426 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप सलीम फैब्रिक्स पर जा सकते हैं, लिबर्टी मार्केट, वहाँ पर जाकर ढेरों कलेक्शंस मौजूद हैं मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स की और वहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स के सिर्फ कुर्ताज भी अवेलेबल हैं और 3 पीस सूट भी हैं। जो भी आपको पसंद आता है ज़रूर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जहाँ पर हम सब्जी और फलों की बात करेंगे, शामिल करेंगे आज के भाव। आज के भाव में हमारे साथ मौजूद है वकार घुमन जी। वकार, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और सरकारी निर्खनामा जो दिया जाता है क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं शादमान में मौजूद हूँ। अगर शादमान में आज सब्जियों के निर्खों के हवाले से अगर बात की जाए तो आलू आज यहाँ पर 40 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा प्याज 25 रुपये, टमाटर हैं जो 61 रुपये, जबकि जो लहसुन चाइना है 280 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जो अदरक है वो 100 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह बैंगन 40 रुपये हैं, खीरे हैं जो यहाँ पर 60 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से इस ओपन मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ अगर बात की जाए करेलों की तो करेले 80 रुपये, पालक 30 रुपये, जबकि टिंडे देसी 60 रुपये, लीमू हैं जो 200 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब
से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि मेथी है जो 60 रुपये, इसके अलावा मोंगरे 80 रुपये आज यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं शादमान मेन ओपन मार्केट में। फूल गोभी है जो 60 रुपये, जबकि बंद गोभी है जो 40 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह जो सब्ज़ मिर्च है वो 100 रुपये, जबकि शिमला मिर्च 80 रुपये, जबकि अरवी 60 रुपये, भिंडी 60 रुपये और मटर 140 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह घिया तोरी 80 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। ये आज के निर्ह हैं, जो अभी सुबह के निर्ह हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा इनके निर्हों में भी इजाफा होता जाएगा। जैसे जैसे गाहक आते जाएंगे, जिस तरह का गाहक आएगा उस तरह इन दुकानदारों के जो रेट हैं वो उस गाहक के मुताबिक ये उसको रेट लगाते हैं जिस पर ये फ़रोख्त करते हैं। और जबकि जो सरकारी निर्खनामे दिए जाते हैं ये सिर्फ इनको यहाँ पर रखने के लिए, लटकाने के लिए दिया जाता है। इस पर दुकानदारों का कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करना नामुमकिन होता है। जी आगे बढ़ेंगे। सैनिक शॉप पर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा है 960 रुपये में। और गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 145 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त 210 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 96 रुपये दर्जन, थोक से 94 रुपये और गोरमे से 95 रुपये। और अब आगे बढ़ेंगे, गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। जी माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद है 105.45, कीमत फ़रोख्त है 105.7। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद है 129, कीमत फ़रोख्त है 129.7। यूरो की कीमत खरीद है 116, कीमत फ़रोख्त है 116.5। सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.9, कीमत फ़रोख्त है 28.9। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.7, कीमत फ़रोख्त है 28.85। कुवैती दिनार कीमत खरीद 343.5, कीमत फ़रोख्त है 346। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 69.5, कीमत फ़रोख्त है 80.02। जैपनीज यन कीमत खरीद है 0.98, कीमत फ़रोख्त है 1.01। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 104.7, कीमत फ़रोख्त है 105.6। कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद है 80, कीमत फ़रोख्त है 81.2। और अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। मूवी टाइमिंग्स बताएंगे आपको डिफरेंट सिनेमा घरों की टुडेज डायरी में। जी टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास है डीप वाटर होराइजन जो कि 3:30 बजे और 8 बजे लगी हुई है सिनेस्टार आईमैक्स में। इन्फर्नो लगी हुई है 2:30 बजे और 7:30 बजे सिनेस्टार जिनवा मॉल। द मैग्निफिसेंट 7 5:30 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। मालिक लगी हुई है 4:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। जाना लगी हुई है 10 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में और 8 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। स्टॉक्स 3D लगी हुई है जी 3:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में।
हाउड लगी हुई है 1:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, और सबसे आखिर में एक्टर इन लॉ लगी हुई है 1 बजे और 6:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे गेस्ट पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी के किरदार के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन मौजूद हैं। उनसे जानेंगे पंजाब में पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है, तंजीम नौ की बात भी की जा रही है, किस तरह से की जाएगी, और फिर थोड़ी लॉ की भी बात करेंगे। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि इनसे जाना जाए कि किस तरह से अवेयरनेस लोगों तक पहुँच सकें कि उनके राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई थिंक आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? जी मसरूफियात अपनी प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिस है, साथ साथ पॉलिटिक्स है, और इस वक्त कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तो पॉलिटिक्स है, क्योंकि पार्टी को इंशाल्लाह ताला हम लोग पार्टी के रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में। जैसा कि अभी आपने देखा 2 दिन पहले कराची के अंदर हमारी बड़ी शानदार रैली थी, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी बिलावल साहब लाहौर और पंजाब की तरफ आ रहे हैं, तो हम लोग तो मुंतज़र हैं जैसे लोग मुंतज़र हैं। अच्छा, आज साथ कारकुन भी मुंतज़र हैं, क्योंकि लेटली पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो थोड़े शायद डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं, और एक मिक्सचर सा चल रहा है कि तंजीम नौ की बात की जाती है लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी कहीं गायब होती जा रही है। असल में डिसअपॉइंट जो हैं शायद इस वजह से हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर बड़ी मुज़ाहमती सियासत का कायल है, और वो खामोशी से मुफाहमत की तरफ जाने वाला नहीं था, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे थे कि हमें रिकन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स को इख्तियार करना पड़ा। तो अब इंशाल्लाह ताला, क्योंकि एक तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का हमें बड़ा नुकसान हुआ है, और उसके बाद अब बिलावल साहब के आने से आप देखेंगे कि कारकुनों की मायूसी भी दूर होगी, और वो महरूम तबकात जिनकी सियासत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं की जा रही, तकरीरों की हद तक बहुत से लीडर्स की गरीब की बात तो करते हैं, लेकिन नुमाइंदगी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है उनकी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उनके मसाइल हैं क्या और उनका हल क्या है। तो इंशाल्लाह ताला ये 19 साल के बाद हमारी क़यादत दोबारा पंजाब के अंदर आएगी और अपना काम शुरू करेगी। तो जब हमारी लोगों के साथ जुड़त होगी, आप खुद देखेंगे मायूसी भी ख़त्म होती जाएगी, और इसी तरह लोग अपने कायद के साथ आएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो इस वक्त मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का भी और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का भी। तो लोगों को बहुत इंतज़ार है उनका, ताकि उन तबकात की बात हो सके जो इस वक्त सियासत का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। अगर आप देखें सियासत तो सारी जमातें कर रही हैं, लेकिन जो चेहरे आपको सलाम शौदा रैली के अंदर गरीब और बहुत गरीब लोग नज़र आए, असल में वही तो पाकिस्तान है, और उनकी नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। तो पंजाब में भी वो तबकात अपनी क़यादत के मुंतज़र हैं, इंशाल्लाह बड़ा बेहतर। अच्छा, भुट्टो साहब के दौर में लाहौर में पीपल्स पार्टी का होल्ड हुआ करता था, और कुछ सीट्स भी गई, और बड़ा एक जोश व खरोश देखा जाता था। उसके बाद से आहिस्ता 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 बहुत पीछे चले गए और सिंध की हद तक महदूद हो गए। सो क्या आपको लगता है कि वो वाला ग्लोरी पीरियड या वो वाला रिवाइवल पीपल्स पार्टी का पंजाब में, ख़ुसूसन लाहौर में वापस आएगा? जी बिल्कुल आएगा। लाहौर हमारी जन्मभूमि है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम लाहौर से अमल में आया। कहीं ना कहीं असल में सोसाइटी को जो डीपोलिटिसाइज किया गया है, उसका नुकसान भी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा मिला, और जनरल ज़िया ने ये जो अमल शुरू किया 80s में गैर जमाती इलेक्शंस का, पैसे सरमाए की बुनियाद पे ये सियासत का, उससे नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कहीं पीछे हटती गई, और सरमाए की बुनियाद पे कमर्शियल प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा आ गई पॉलिटिक्स। तो अब इंशाल्लाह ताला हमारा मैंने जैसे आपको कहा कि जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस तो बहुत मिल रही है, आपके मीडिया के थ्रू भी मिल रही है, लेकिन सिर्फ बातों की हद तक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं वो नहीं। जब जुड़त होगी, हमारा बहुत गैप है, बहुत बड़ा गैप है, 19-20 साल का गैप कि आपकी क़यादत का। तो क्या प्लानिंग की जा रही है, किस तरह से कवर अप किया जाएगा? जी इंशाल्लाह हम तंजीमें नो कर रहे हैं। बिलावल साहब का ये इंस्ट्रक्शंस हैं कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ को कि एक्टिव और एनर्जेटिक लोगों को पार्टी के अंदर लेके आया जाए, और अब सियासत का वक्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करने का। सब ने देख लिया, थक के लोग डेस्परेट हो गए, अब जलाओ घेराव की तरफ आ गए हैं।
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जैसे बिलावल साहब ने उस दिन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की 4 मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, तो हम मुतालबात के ज़रिए, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स के ज़रिए हम काश्तकारों के साथ, किसानों के साथ खड़े होंगे, हम वर्किंग क्लासेस के साथ खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के महरूम तबकात के साथ खड़े होंगे, हम दिहाड़ीदारों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े होंगे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद हैं, जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स करती है। तो इंशाअल्लाह ताला जब हमारी जुड़त लोगों के साथ होगी, और ये कोई ऐसी नहीं, क्योंकि देखें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई नई सियासी जमात नहीं है, कोई फ़लसफ़ा हमारा नया नहीं है, हमें कोई नज़रियात ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक लेगेसी है, पाकिस्तान की शानदार पॉलिटिकल लेगेसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो जहाँ जहाँ पे कमियाँ रही हैं, हम उन्हें दूर करके इंशाअल्लाह ताला दोबारा से अपना, वही जो आप कह रही हैं, वो अपना किरदार जो लाहौर के अंदर था, जो पंजाब के अंदर था, वो इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम हासिल करें। सही। अच्छा, एक नारा लगाया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से बैक दैन, जब बहुत ज़्यादा मकबूल होना शुरू हो गई वो, और बच्चे बच्चे को वो नारा याद है, रोटी कपड़ा और मकान, जिसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी मिली और एक बेसिक नीड भी उस वक्त ये थी। क्या उसको आगे लेकर जाया जाएगा? अभी भी एक सूबे की हुकूमत तो है ना, वहाँ पर किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जी? जाए? देखिए, ये तो बेसिक है, आखिरी दुनिया में आखिरी आने वाले इंसान की ज़रूरत भी रोटी कपड़ा और मकान होगा। ये एक यूनिवर्सल स्लोगन है, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पे लिया। असल में तो ये सूफिया का स्लोगन था यहाँ पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत के अंदर इसे मुतारिफ करवाया, और हमने बहुत सा काम किया इस पे। देखिए, रोटी कपड़ा मकान का ये नहीं कि हम सस्ती रोटी का तनूर लगा देंगे तो वो रोटी आने लगेगी। रोटी कपड़ा मकान का मतलब है कि आप लोगों को रोज़गार दें। जब आप लोगों को रोज़गार देते हैं तो उन्हें रोटी भी मुयस्सर आती है, कपड़ा भी मुयस्सर आता है, और मकान भी मुयस्सर आता है। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आप ले लें तो उन्होंने तकरीबन 50 लाख लोगों को अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क रोज़गार दिया। ये जो आज आपको मिडिल क्लास पाकिस्तान के अंदर नज़र आती है मजबूत, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसीज़ का सारा समर है। उसके बाद मोहतरमा आई, उसके बाद हमारी पिछली गवर्नमेंट आई, तो हमें तो सजाएं ये होती है कि ये रोज़गार लोगों को देते हैं। हमारे खिलाफ तो बात ही ये होती है कि ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर देते हैं। तो यही असल में हम रोटी कपड़ा और मकान देते हैं। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं उन तबकात की तरफ जो आवाम है, जो जमहूर है, हम चाहते हैं कि रियासत के वसाइल का रुख उसकी तरफ हो जाए, ना कि पाकिस्तान के अंदर चंद सरमायादार और मरात याफ्ता तबके सिर्फ रियासत के फ़ायदा उठाए। तो पीपल्स पार्टी का यही मंशूर है, और इसी पे अमल दरामद करने के लिए आज भी हमारा वही मंशूर है, रोटी कपड़ा और मकान, उसके साथ इल्म रोशनी सबको काम। तो ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए ना सिर्फ जद्दोजहद करेगी, जिना के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो की क़यादत में हम बेनज़ीर पाकिस्तान। बिल्कुल सही। एज ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा कर रही है? क्योंकि तनकीद बहुत की जाती है कि शायद मुफाहमत की सियासत हो रही है, शायद खामोशी इख्तियार की जा रही है, ख़ास तौर पर PTI की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। देखिए, बहरहाल PTI एक अलहदा से सियासी जमात है, और उन्हें हक़ हासिल है कि वो किस किस्म के फ़ैसले करना चाहें। लेकिन PTI का भी सियासत के अंदर नया आना हुआ है, और उनके ये सारे तजर्बात उनके लिए नए हैं। हम इन तजर्बात से गुज़र चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा सीखा है। अब हम 50 साल के करीब हमारी मुद्दत हो रही है पार्टी को कायम हुए, तो हमने बहुत कुछ सीखा है। 90 की दहाई में हमने बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। मियाँ नवाज़ शरीफ ने हमारे ख़िलाफ़ बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की। लेकिन हमने सियासी क़ुव्वतों ने ये सीखा है कि पॉलिटिक्स पार्लियामेंट के अंदर हो, इशू बेस्ड हो, और लोगों के मसाइल को उजागर किया जाए। ये जलाओ घेराओ, कहीं ना कहीं ऐसी क़ुव्वतों को उससे फ़ायदा मिलता है। और पाकिस्तान के 4 मार्शल लॉ इस चीज़ का सबूत है कि कहीं ना कहीं जब आप इस किस्म की पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं तो सियासत रुक जाती है, मुल्क में आमरीत आ जाती है, लोगों के हकूक़ सलब हो जाते हैं। और आमरीतें आपको क्लैशनकोफ का तोहफ़ा देती हैं, हेरोइन का कल्चर देती हैं, दहशतगर्दी देती हैं, लोगों को लोगों के हकूक़ से दूर कर देती हैं, आपके मीडिया पे कदगन लगती है, लोगों को इज़हार राय की आज़ादी नहीं मिलती है। तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और जमहूरियत देने वाली जमात है, तो हम अपोजिशन का वो रोल जो आइन के तहत है, जिसका तायुन किया गया है, वो कर रहे हैं। और बड़ा मुश्किल है उस रोल के आगे गवर्नमेंट का खड़े होना, कि इसीलिए तो जब पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स बात करते हैं तो मियाँ साहब को फरार का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन हम उन्हें पकड़ के पार्लियामेंट के अंदर लेके आते हैं। और अब भी मैं आपको बता दूं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि इंशाअल्लाह ताला पनामा पेपर्स का भी फैसला
ये जो एहतसाब का फैसला है ये पार्लियामेंट करेगी। और इवन आप देख लें कि इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया, लेकिन वापस उन्हें पार्लियामेंट में आना पड़ा, मुज़ाकरात करने पड़े। अच्छा, ये यहाँ पे मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि पार्लियामेंट में क्या ये पैनामा पेपर्स और इसके अलावा जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, क्या उसका जवाब नज़र आ रहा है कि मिलेगा? तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट के थ्रू जो है इसका ये एहतसाब हो सकेगा या इस करप्शन का जवाब मिल सकेगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत से तजर्बात हो चुके हैं। पार्लियामेंट से अलावा बहुत दफ़ा 4 दफ़ा मार्शल लॉ आए कि एहतसाब करेंगे, और उसके बाद उससे ज़्यादा करप्ट सोसाइटी हमें देखने को मिली। तो मेरे ख्याल में एहतसाब तो आइन और पार्लियामेंट के तहत ही होना है। अब जिम्मेदारी तमाम सियासी जमातों की है, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मौजूदा गवर्नमेंट की है कि वो एहतसाबी निज़ाम को शफाफ बनाए। और देखिए, पनामा पेपर्स एक ऐसा इशू है, ये दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग है, टैक्स एवेजन है। तो इसे आप इस तरह तो नहीं देख सकते कि ख़त्म कर दें और कोई इसे देखे ना। इसका एहतसाब होगा, और होगा पार्लियामेंट के ज़रिए। तो हमें नज़र आ रहा है बहुत सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के अंदर दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ मिलके हमने बिल को मंजूर कर लिया है, और अब हमने गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 27 दिसंबर तक अगर उन्होंने इस पे काम ना किया और हमारे बिल को मंजूर ना किया और एहतसाब शुरू ना हुआ, तो फिर हमारे पास भी एहतजाजी रास्ता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज ऐसा नहीं होता कि हम हर दफ़ा डेडलाइन दें, फिर वापस लें, फिर अगली डेडलाइन दे दें। हमारा एहतजाज ये होता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक लॉन्ग मार्च किया था। अभी हम लाहौर में थे, सदर भी फारिग हो गया था और प्राइम मिनिस्टर भी फारिग हो गया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस वक्त हालात भी थोड़े डिफरेंट थे। चलें, ये तो मान लिया गया कि आपने पार्लियामेंट को एक मौका दिया, एक टाइम दिया, कि डेडलाइन भी दे दी, 27 दिसंबर दिया गया है, और उसके बाद जो है वो फिर देखा जाएगा कि अगला लाएहमल क्या होगा। अब जो कि एक पार्टी जो कि अपोजिशन की ही है, तहरीक इंसाफ, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है शहरी इक़्तिदार को बंद कर दिया जाएगा, और वो अपने वर्कर्स को, किसानों को, मज़दूरों को, बहुत से तबकात को, वकला को जो है वो दावत दे रहे हैं कि वो इस मार्च का हिस्सा बने और इस रैली का हिस्सा बने, जहाँ पर हुकूमत नहीं चलने देंगे, क्योंकि उनका मुतालिबा तो यही है कि या तो एहतसाब दें या इस्तीफ़ा दे दें। तो इस स्टांस को आप क्या समझते हैं? देखिए, एहतसाब का मुतालबा तो उनका दुरुस्त है, ये तो मतलब उनका मुतालबे से तो हमें इनकार नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं तरीक़ाकार से इख्तलाफ हो। हम समझते हैं कि एहतजाज आपका आइनी हक़ है, लेकिन उसे आप किस तरह और किस वक्त में इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पाकिस्तान का एक तो क्रूशल टाइम है, इस वक्त हमें नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हुए हैं, कश्मीर इशू है, उसके बाद बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर अब ये फ़ौज में क़यादत की तब्दीली का वक्त है। और जैसा आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का परसों एक वो तकरीब से ख़िताब कर रहे थे कि इस वक्त फ़ौज और गवर्नमेंट के दरमियान खलीज है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ये नहीं समझती कि हम इन मामलात के अंदर इन्हें इतना गंभीर सतह पे लेके जाएं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम ख़त्म हो। तो हम उन्हें ये कहते हैं आप एहतजाज करें, उनका हक़ है, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है। लेकिन अगर ये एहतजाज कहीं ना कहीं आइन और जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए हो और कोई ये समझे कि लोग मिठाई बांटते हैं मार्शल लॉ लगने पे, उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिलाफ है। बहरहाल हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब हो। इसी वजह से हमने तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को देखे ना, जब गवर्नमेंट के TORs को मुस्तरद कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो हमने बीइंग लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को इकट्ठा किया। कौन सोच सकता था कि PTI, MQM और ANP इकट्ठे बैठे। ये तो गवर्नमेंट को देखिए प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर आप ये कहें कि प्रेशर नहीं है, इवन PTI के एहतजाज से भी प्रेशर तो बनता है, लेकिन एहतजाज इतना करना चाहिए। वो एक मिसाल थी, शेर आया शेर आया शेर आया, तो वो लोगों को उसका झिझक ही खत्म हो गई। तो एहतजाज को एक मौसर टूल के तौर पे ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन वो जो पंजाबी में कहते हैं कि चाका ही उतर जाए, अब इमरान खान ने इनका बिल्कुल झिझक उतार दिया है और अब ये बिल्कुल डिठाई के साथ इन्हें डर खौफ ही नहीं रहता किसी एहतजाज का गवर्नमेंट को। तो हम समझते हैं कि एहतजाज ऐसा मुअस्सर होना चाहिए कि गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बना रहे, और इंशाअल्लाह ताला अगर ज़रूरत पड़ी एहतजाज की तो हम एहतजाज करके दिखाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि एहतसाब होगा पनामा पेपर्स पे, पार्लियामेंट के जरिए होगा, और इस दफ़ा ख़ानदान शरीफा की बचत नहीं है। सही, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी,
जी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सर, पीपल्स पार्टी के किरदार पे तो हमने बात की और उसका स्टांस तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया, लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ करने जा रही है उसके उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बहुत सी जगहों पर कि सोलो फ्लाइट ले रहे हैं, या ये एहतजाज, जैसे अभी भी आपने कहा कि एहतजाज बहुत ज़्यादा हो गया, अब हुकूमत पर शायद असर नहीं होता, तो आपको लगता है वो इस्लामाबाद बंद कर सकेंगे 30 अक्टूबर को? देखिए, हमें नहीं समझ आती कि इस्लामाबाद बंद करने के बाद वो क्या हासिल करना चाहते हैं। मतलब हमें आज तक इमरान खान की पॉलिटिक्स की समझ नहीं आती है, सिवाय इसके कि अब सबको लगता है कि इमरान कहीं ना कहीं बहुत डेस्परेट हो चुके हैं, क्योंकि इतनी डेडलाइंस के बाद कि अब चला जाएगा, फिर नजूम रशीद की इतनी ज़्यादा। अच्छा, अभी पिछले दिनों शेख रशीद साहब ने इमरान खान को भुट्टो साहब के साथ मिलाया और कहा कि जो उनका स्टांस था वो आज शायद इमरान खान का शेख रशीद साहब को भुट्टो के बारे में पता है ना, उनके साथ शामिल रहे तो ना वो भुट्टो को जानते हैं। बहरहाल जो जानता होगा उसे पता होगा कि भुट्टो साहब के साथ कौन मिलता है। बात इतनी है कि पाकिस्तान के अंदर अब मेरे ख्याल में जो हालात जा रहे हैं, इस किस्म का एहतजाज कि आप इस्लामाबाद बंद करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसकी बजाय हमें एक मौसर प्रेशर बनाना चाहिए, तो जो कि हम पार्लियामेंट के अंदर बना रहे थे, तमाम अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी थी, और अगर हम एहतजाज की तरफ भी तमाम अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी जाती, देखे ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PTI है, MQM की एक हैसियत है, ANP की एक हैसियत है, बलूचिस्तान की कॉम्प्रेस जमातें हैं जिनकी एक हैसियत है, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर अगर ये एहतजाज की कॉल देते, और इमरान खान साहब तो इतने अकेले रह गए हैं कि जिनके साथ वो हुकूमत कर रहे हैं, जो इनके इत्तेहादी हैं, जमात इस्लामी और शेरपाव साहब की जमात, वो भी इनके साथ एहतजाज के अंदर नहीं है। तो जो लोग अपने साथियों को, अपने दोस्तों को कायल नहीं कर सकता, तो बड़ा मुश्किल है उस एहतजाज की तरफ जाना। तो बहरहाल ये उनकी सियासत है। हम आज भी समझते हैं कि हमें मिल के खान साहब को वापस पार्लियामेंट की तरफ आना चाहिए, और अगर हमें एहतजाज की तरफ जाना है तो तमाम जमातों को इकट्ठे जाना है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को जगह पीछे मिलती है, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी उनकी बड़ी नहीं है, तो फिर वो सोलो फ्लाइट इसलिए करते हैं कि मैं नजर आऊं। चलें, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की सियासत हो गई, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की। सो अब आपको लगता है कि एहतसाब जो है, एहतसाब का जो नारा लगाया जा रहा है वो कॉमन है दोनों पार्टीज में? बिल्कुल कॉमन है, और ये मैंने आपको पहले बताया कि पनामा पेपर्स एक ऐसा इशू है जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े ज़ोर के साथ पार्लियामेंट के अंदर उठाया है, जिस पे गवर्नमेंट को बड़ा माजरत खाना रवैया इख्तियार करना पड़ा है। और ये जो बिल है जो हमने तैयार किया हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने, जिसे सेनेट ने मंजूरी भी दी है, और सेनेट की हैसियत को आप देखें अगर, तो वो फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है सेनेट ऑफ पाकिस्तान, तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने उस बिल को पास किया है, तो इसकी बड़ी हैसियत है। तो इसलिए गवर्नमेंट को अब कहीं ना कहीं ये जो ढिठाई है गवर्नमेंट की तरफ से, अब हमें उसकी तरफ आना चाहिए। और ये प्रेशर ठीक है, खान साहब को एहतजाज करना चाहिए, लेकिन एक हद तक उसे रखना चाहिए। उससे ये ना हो खान साहब वो जो एम्पायर की उंगली का इशारा करते हैं, उससे हम ज़रा शकूक व शुबहात में, और अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट के बाद कि हालात ऐसे हैं कि अब हम आगे की तरफ मूव करें, तो हम इससे घबराते हैं। अदरवाइज़ ख़ानदान शरीफा का, जैसे मैंने कहा, और इस गवर्नमेंट का, खुद मियाँ साहब ने कैमरों के सामने आगे कहा था कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, और जो भी करप्शन करता है वो पैसे अपने नाम पे नहीं रखता। मियाँ साहब ने ठीक कहा था, वो अपने बेटी, अपने बेटों के नाम पे रखता है, यही तो हम कह रहे हैं। तो अब ये एहतसाब का वक्त करीब है, एहतसाब होना भी चाहिए, लेकिन ज़रूरी है कि उसके लिए एक मोतबर इंस्टीट्यूशन अब पाकिस्तान के अंदर बनना चाहिए, जिसका वादा हमने दोनों जमातों ने और दूसरी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर किया था, लेकिन लास्ट टेन्योर में मियाँ साहब और इनकी पार्टी ने ये बात नहीं मानी थी, एक इसकी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की। ये दो मुतालबात जो इसके अंदर थे, COD के अंदर, उन्हें इन्होंने नहीं माना था। हम आज भी कहते हैं कि एहतसाबी इदारा हो और पनामा पेपर्स के ऊपर कमीशन बने और नई लेजिस्लेशन के तहत बने, ताकि इसका पता चले, और अगर उस ख़ानदान का भी एहतसाब हो जो हमेशा माफ़ी मांग के चला जाता है और पैसा भी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लूट लेता है। तो ठीक, चलें, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से, किस तरीके से एहतसाब जो है वो पेश किया जाता है। दूसरी जानिब आमिर साहब, आपने 2013 में बाकायदा जब इलेक्शन कंटेस्ट किया, आप पॉलिटिक्स में एंटर हुए, मुश्किल है यहाँ पर इलेक्शन लड़ना, और ख़ास तौर पर आपका हल्का जो बहुत ही फेवरेट रहा NA 122, जो पहले 2013 के इलेक्शंस में भी, उसके बाद काफ़ी मुतनाज़ा रहा और अब भी
दोबारा जब उसमें इलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी। इट वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत इम्पॉर्टेंट वो जो कवरेजेस भी मिली उसको, लोगों का जोश व खरोश भी था क्योंकि मिड टर्म में जाकर वो कहीं हुआ और तहरीक इंसाफ भी उसी तरह से पुरजोश थी, फिर पीपल्स पार्टी ने भी सामने आना था, तो कितना मुश्किल था। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, जैसे मैंने बताया कि अब मिडिल क्लासेस के लिए बड़ी मुश्किल हो चुकी है। वर्किंग क्लासेस का आना, यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों का आना, और ये बददिली की वजह है। जो लोग सियासत से टाइम कंज्यूमिंग और सबसे बड़ा सरमाए का इस्तेमाल, जिसकी वजह से वो लोग फिर घबराते हैं जो कि मेजॉरिटी हैं। यहाँ पे सरमायादार या पैसे वाले लोग तो मेजॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में तो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास है। तो आप शायद इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल। आप मेरे इलेक्शन की मिसाल लें, मैं इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक था। हमारी पार्टी ने एहतजाजन इलेक्शन में हिस्सा लिया था कि इलेक्शन कमीशन के अराकीन पे भी हमारा एतमाद नहीं था, लेकिन हम चाहते थे कि बतौर ऑप्शन खड़े रहें, और पार्टी ने फैसला किया मेरा कि अगर एक नौजवान पढ़ा लिखा मिडिल क्लास का बंदा आ गया है, ताकि हम लोगों के आगे एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद हों। जो लोग कहते हैं कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते, पढ़े लिखे लोग नहीं आते, दरमियाना तबका नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ से जो सरमाए का बेदुरेग इस्तेमाल दोनों तरफ से, तब्दीली के नाम वाले और नारे वालों ने ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसने इसे अरबों और करोड़ों का खेल बना दिया, और फिर हुकूमती वसाइल थे दूसरी तरफ। तो इस वजह से आज पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स फिर ही बेहतर होगी जब आप जमहूर को, जो अक्सरियत में हैं, उन्हें हक दें कि वो असम्बलियों के अंदर पहुंच सके। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि हम लोग भी ड्राइंग रूम गॉसिप से बाहर निकलें। बैठ के सिर्फ कह देना वो बुरा, ये काम नहीं है। हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे प्लेटो कहता है कि बुरे लोग हुकूमत में इसलिए आते हैं कि अच्छे लोग सियासत से किनारा कशी कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि वो लोग जो वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत हो, आम लोगों की हुकूमत हो, अवाम का राज हो, तो उसके लिए फिर हमें निकलना पड़ेगा। हमें 2018 के जब इलेक्शंस होंगे, पीपल्स पार्टी का होल्ड ऑप्शनल नजर आएगा या बाकायदा रूल नजर आएगा पंजाब में? आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फुल एक्शन के अंदर और अपने पूरे जो उसका इलेक्शन का कल्चर है, उसकी पॉलिटिक्स का कल्चर है, उसके साथ नजर आएगी। क्योंकि देखिए 2013 का इलेक्शन हो या पिछला इलेक्शन हो, उसमें हमारी क़यादत तो मौजूद नहीं थी। मैदान के अंदर प्राइम मिनिस्टर के 2 कैंडिडेट थे, मियां साहब और खान साहब। तो अब कोई कहे मैं पहले नंबर पे हूँ, दूसरे नंबर पे हूँ, अब हमारी क़यादत होगी और क़यादत के साथ इलेक्शन लड़ा जाता है। जब हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, हमारे लोग इलेक्शन बाकायदा इलेक्शन लड़ेंगे, फिर ये मैदान सामने अभी कोई मुस्तकबिल करीब में कोई जलसा या कोई ऐसी चीज़ नजर आ रही है लाहौर में या पंजाब में कहीं पर जो आपकी क़यादत यहाँ पर? बड़ी देर से बात पीपल्स पार्टी पे होती थी कि हम अर्बन पॉलिटिक्स से पीछे हटते जा रहे हैं। हमने अब आगाज़ किया है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से, तो अब हम लोग वापस आ रहे हैं। अब बिलावल साहब हर डिस्ट्रिक्ट में जलसा करेंगे और पंजाब में खुसूसी तवज्जो देंगे, और पीपल्स पार्टी अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी और लोगों के हकूक़ के लिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप तशरीफ़ लाए। इसी नोट पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, और आपसे भी नाज़रीन अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।